सुबह की पहली किरण के साथ ही एक जोरदार चीख ग्राहम हेस के कानों में गूंज उठी। वो तुरंत अपने भाई मेरिल को साथ लेकर खेतों की तरफ दौड़ पड़ा और जब एक जगह पर आकर रुका तो देखा वहां उसका बेटा मॉर्गन और बेटी बो मासूम और जिज्ञासा भरी आंखों से एक अजीब लेकिन डरावने दृश्य को निहार रहे थे। रातों रात उनके मक्के के खेतों के बीच अजीब सी विशालकाय आकृति उभर आई थी। फसलें मुड़ी हुई जमीन पे इस तरह पड़ी थी मानो रात में कोई बहुत भारी भरकम चीज आसमान से आकर उन पर ठहरी हो। उस आकृति के बीच खड़े ग्राहम के दोनों डॉग्स पागलों की तरह भौंके जा रहे थे। उनकी आंखों में खौफ था, जैसे उनके आसपास कोई अनदेखा बड़ा खतरा मंडरा रहा हो। इस एक घटना ने ग्राहम और उसके पूरे परिवार को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। पेंसिल्वेनिया के बक्स काउंटी की ये शांत जगह, जहां आज से पहले ग्राहम अपने परिवार के साथ एक सीधी सादी जिंदगी गुजार रहा था। ग्राहम पहले चर्च में एक पादरी था। सारी जिंदगी वो केवल नेक रास्तों पे ही चला, लेकिन 6 महीने पहले हुए एक हादसे में अपनी पत्नी की दर्दनाक मौत के बाद उसने भगवान पर से अपना विश्वास खो दिया था। वो अपने दुख से कभी उबर ही नहीं पाया। धर्म की दुनिया से मुंह मोड़कर वो अपने परिवार के साथ इन खेतों में एक शांत जिंदगी जीने चला आया, लेकिन जिंदगी यहाँ भी उसे पल पल तोड़ रही थी। उसके बेटे मॉर्गन को अस्थमा की बीमारी थी, जिसे ग्राहम एक पिता के तौर पर स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसकी छोटी बेटी बो की एक अजीब आदत थी, वो पानी पीकर हर जगह पानी का गिलास छोड़ देती थी। ये छोटी छोटी बातें भी उसे अंदर तक परेशान करती थीं, जैसे उसकी बिखरी हुई जिंदगी का मजाक उड़ा रही हो। उसके साथ उसका छोटा भाई मेरिल भी रहता था। मेरिल किसी जमाने में बेसबॉल का एक शानदार खिलाड़ी था, लेकिन वो कभी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि बेसबॉल में सही गेंद का इंतजार करके ही बैट घुमाना होता है। पर मेरिल में डिसिप्लिन की कमी थी। वो हर गेंद पर पूरी ताकत से बैट घुमाता था। इस चक्कर में उसने कई रिकॉर्ड्स तो तोड़े, लेकिन एक बड़ा खिलाड़ी कभी नहीं बन पाया। ग्राहम को अपनी बिखरी हुई जिंदगी की तरह ही सब कुछ अधूरा सा लगता, और आज खेतों में बनी इस रहस्यमयी आकृति ने उसे एक बार फिर चिंता में डाल दिया। उसे यकीन था कि ये जरूर किसी सिरफिरे का काम है, जिसने उन्हें डराने के मकसद से उनकी फसल बर्बाद की है। वो बच्चों को घर ले आया और फौरन पुलिस को कॉल कर दिया। इसी बीच बच्चों ने बताया कि उनका एक कुत्ता बीमार पड़ गया है और अजीब हरकतें कर रहा है, बार बार पेशाब कर रहा है। हालांकि ग्राहम ने इसे आम बीमारी समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में पुलिस ऑफिसर पास्की उनके घर पहुंची। ग्राहम उसे अपने खेतों का हाल दिखाने ले गया। इस दौरान मॉर्गन और बो अपने बीमार कुत्ते की देखभाल कर रहे थे। बो ने उसे पानी दी, लेकिन ना जाने उस डॉग को क्या हो गया कि वो अचानक बो पर ही भौंकने लगा। दूसरी ओर खेतों का हाल देखकर पुलिस ऑफिसर पास्की भी दंग रह गई। उसने ग्राहम से कहा, क्या तुमने गौर किया, पौधे जिस तरह से मुड़े हुए हैं और टूटे नहीं हैं। इतनी सफाई से इतने सारे पौधों को मोड़ना, वो भी तोड़े बिना, ऐसा तो कोई इंसान या मशीन नहीं कर सकती। ग्राहम ने पूछा, फिर ये किसका काम हो सकता है? ऑफिसर ने कहा, पता नहीं, मैंने अब तक ऐसी कोई घटना नहीं देखी। हालांकि यहाँ कुछ तो अजीब हुआ है। हाल ही में इस इलाके के जानवर अजीब बर्ताव कर रहे हैं, कुछ तो बहुत ज्यादा हिंसक भी हो गए। ग्राहम ने पूछा, क्या उनमें किसी तरह का कोई वायरस फैला है? ऑफिसर ने कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता, पर जानवर ज्यादा बेचैन और सतर्क लग रहे हैं। जानवरों का ऐसा बर्ताव तब सामने आता है जब किसी शिकारी की गंध पाकर वो डर जाते हैं, पेशाब कर बैठते हैं और काबू से बाहर होने लगते हैं। कई बार वो बेहद आक्रामक भी हो जाते हैं। ये सुनकर ग्राहम का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके कुत्ते का बर्ताव भी तो ऐसा ही हो गया था, और इस वक्त बच्चे उसी कुत्ते के साथ थे। ग्राहम फौरन भागकर घर की तरफ आया और देखा उसकी बेटी बो डरी सहमी झूले के ऊपर बैठी थी और मॉर्गन अपने प्यारे कुत्ते की लाश के सामने। मॉर्गन ने बताया कि उस कुत्ते ने बो पर हमला करने की कोशिश की, इसलिए उसे मजबूरी में कुत्ते को मारना पड़ा। ग्राहम ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चों को सलामत देखकर उसके दिल को सुकून मिल गया। फिर देर रात जब सब सो रहे थे, तब बो ने ग्राहम को जगाया और कहा कि उसे पानी पीने जाना है, लेकिन उसकी खिड़की के बाहर एक मॉन्स्टर है जिससे उसे डर लग रहा है। ग्राहम ने सोचा बच्ची है, शायद कल्पनाओं से डर रही है। वो बो को उसके कमरे में ले गया और पानी पिलाने के बाद सुलाने लगा। तभी अचानक जब उसका ध्यान विंडो के बाहर गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। मेरिल के कमरे की छत पर सचमुच एक लंबा काला साया खड़ा था। ग्राहम को लगा कि शायद ये वही बदमाश है जिसने उनकी फसलें बर्बाद की। ग्राहम ने जाकर मेरिल को जगाया और दोनों बैट लेकर उस बदमाश को सबक सिखाने घर से बाहर निकले। उन्होंने सोच रखा था कि जैसे ही वो बदमाश छत से नीचे आएगा, उसका पीट पीट कर बुरा हाल कर देंगे। ये तय करके दोनों चिल्लाते हुए और गालियां देते हुए घर के चक्कर लगाने लगे, लेकिन छत पर मौजूद वो साया नीचे उतरा ही नहीं। तभी अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उस साये ने बिजली की रफ्तार से कई फीट लंबी छलांग लगाई और खेतों में गायब हो गया।
ग्राहम और मैरिल हैरानी से बस देखते रह गए। अगली सुबह उन्होंने फिर ऑफिसर पास्की को अपने घर बुलाया। उन्होंने उसे कल रात देखे गए उस काले साए के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन पास्की को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, घबराओ मत, तुम लोगों ने जिसे भी देखा वो इंसान ही है जो तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। और रही बात खेतों में बने उस क्रॉप सर्कल की, तो मैंने उसके बारे में पता किया। मुझे कुछ आर्टिस्ट्स के बारे में पता चला जो रातों रात खेतों में ऐसी कलाकारी कर देते हैं। वे रस्सी या लकड़ी के तख्ते की मदद से फसलों को तोड़े बिना उन्हें मोड़ते हैं और लोगों को डराते हैं। पास्की की इन बातों से ग्राहम और मैरिल को थोड़ी राहत महसूस होने लगी। इन्हीं बातों के बीच बो ने टीवी ऑन कर दी और जो खबर सामने आई उसने कमरे में बैठी ऑफिसर पास्की समेत सबके होश उड़ा दिए। टीवी पर दिखा रहे थे कि भारत में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग पैटर्न के वैसे ही कुल 18 क्रॉप सर्कल्स और मिले हैं। अब तक इसे किसी का मजाक समझा जा रहा था, लेकिन एक ही रात में इतने बड़े पैमाने पर मिले ये क्रॉप सर्कल्स सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यानी एलियंस। ये खबर देखकर ऑफिसर पास्की भी सकपका गई। हालांकि उसने ग्राहम को हिम्मत देते हुए कहा, हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जरूर होता है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ग्राहम, इस अकेली वीरान जगह पर न्यूज में चल रही खबरें सुनकर बच्चों के दिमाग में फितूर भरते रहेंगे। मेरी सलाह मानो तो उन्हें टीवी से दूर ही रखो और अपने परिवार को कभी शहर घुमाने ले जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। ग्राहम को पास्की की सलाह सही लगी। उसने बच्चों को टीवी और रेडियो से दूर रहने की सख्त हिदायत दी और उस दिन अपने परिवार के साथ शहर आ गया। उन्होंने देखा शहर में भी माहौल तनाव भरा था। हर कोई क्रॉप सर्कल्स की ही बातें कर रहा था। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि एलियंस आ चुके हैं और दुनिया का अंत होने वाला है। इसी बीच बच्चों ने भी एक बुक स्टोर से एलियंस पर लिखी एक किताब खरीद ली। फिर कुछ समय बाद ग्राहम, मैरिल और बच्चे जब एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे, तभी उन्हें एक आदमी नजर आया। वे चारों उस आदमी को गुस्से से घूरने लगे। उसका नाम था रे रेडी। उसी की कार से ग्राहम की पत्नी कॉलिन का एक्सीडेंट हुआ था। रे ग्राहम और उसके परिवार से नजरें चुराता हुआ वहां से चला गया। इसके बाद सभी घर लौट आए। तभी ग्राहम की नजर मॉर्गन पर पड़ी, जिसके हाथ में बो का पुराना बेबी मॉनिटर था और उससे एक बेहद अजीब सी आवाज निकल रही थी। मॉर्गन ने बताया कि वो खेतों का राज जानना चाहता है, इसलिए उसने बेबी मॉनिटर का ट्रांसमीटर बाहर रख दिया। आवाज वहीं से आ रही है, एक अजीब सी क्लिक क्लिक की आवाज, पर लग रहा था जैसे दो लोग किसी अनजानी भाषा में बात कर रहे हों। कुछ देर तक पूरा परिवार डरा सहमा उन आवाजों को सुनता रहा, लेकिन फिर ग्राहम ने मॉर्गन को समझाया कि ये सिर्फ सिग्नल इंटरफेरेंस की वजह से है और सबको अंदर ले गया। फिर उसी रात ग्राहम जब अपने कुत्ते को खाना देने आया तो देखा वो पागल की तरह खेतों की ओर देखकर लगातार भौंके जा रहा था। ग्राहम ने भी गौर किया, फसलों के बीच एक अजीब सी हलचल थी। वो टॉर्च लेकर खेत के अंदर चला गया, अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाते हुए। तभी उसे एक बार फिर वही क्लिक की आवाज सुनाई दी। ग्राहम ने घबराकर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। हालांकि झाड़ियों में लगातार हलचल हो रही थी। वो आगे बढ़ता हुआ उस क्रॉप सर्कल तक गया, लेकिन वहां भी सन्नाटा पसरा था। ग्राहम को अब भी लग रहा था कि कोई उसे बस डराने की कोशिश कर रहा है। उसने गुस्से और हताशा में चिल्लाकर कहा, तुम जो भी हो, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम सिर्फ मशहूर होना चाहते हो, लेकिन तुमने मेरी फसलों के साथ जो किया है उसके बारे में मैं किसी भी अखबार, टीवी या किसी और को नहीं बताने वाला हूं, और ना ही अब पुलिस में तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा। तुम्हें किसी भी हाल में मशहूर नहीं होने दूंगा, ठीक है? ये कहकर ग्राहम जैसे ही वापस लौटा, अचानक उसके ठीक पीछे से वही क्लिक की आवाज गूंजी, मानो कोई ठीक उसकी गर्दन के पास खड़ा हो। ग्राहम एक झटके से पलटा, उसके हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिरी और बंद हो गई। घबराहट में उसने कांपते हाथों से टॉर्च उठाई और जैसे ही उसे ऑन किया, उसकी किरणें सीधा झाड़ियों पर पड़ी और वहां जो उसने देखा, एक पल को उसकी सांसें हलक में ही अटक कर रह गई। उसे खेतों में घुसते हुए किसी के पैर नजर आए, बेढंगे से नीले पैर। मारे डर के ग्राहम पूरी रफ्तार से भागकर घर आ गया। अब उसे यकीन हो चुका था कि उनके खेतों में जो है वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। उसने अब खुद टीवी ऑन की और तभी एक खबर देख उसकी कंपकंपी छूट गई। न्यूज में मैक्सिको से आई एक वीडियो क्लिप दिखाई जा रही थी, जिसमें आसमान से कई सारी रोशनियां नजर आ रही थी। बताया जा रहा था कि आसमान में उड़ते इन ऑब्जेक्ट्स की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि ये कंफर्म था कि ये ऑब्जेक्ट्स किसी भी गवर्नमेंट या एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स नहीं थे। ये ऑब्जेक्ट्स मैक्सिको से होकर न्यूयॉर्क तक आए और रडार्स को भी चकमा दे गए। मतलब साफ था, वो एयरक्राफ्ट्स दूसरे ग्रह से आए थे। टीवी की नीली रोशनी में उनके डरे हुए चेहरे चमक रहे थे। बच्चे सो चुके थे, पर खौफ जाग रहा था। मेरिल ने कांपती हुई आवाज में ग्राहम से पूछा, लोग कह रहे हैं दुनिया खत्म होने वाली है, ये सच है क्या?
ग्राहम ने बिना किसी इमोशन के सपाट आवाज में जवाब दिया, हाँ सच है। मैरिल का दिल बैठ गया। उसने कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं? क्या आप थोड़ी देर के लिए पहले की तरह पादरी नहीं बन सकते? कम से कम झूठा दिलासा ही दे दीजिए। ग्राहम मुस्कुराया और अपनी खोई हुई गहरी आवाज में कहा, पता है मैरिल, ये सब बस नजरिए का खेल है। मैक्सिको के आसमान में जो रोशनियां हैं, बहुत से लोग उसे एक चमत्कार मानेंगे। वो सोचेंगे कि ये ईश्वर के होने का संकेत है। हाँ, उनके अंदर डर होगा, लेकिन एक उम्मीद भी होगी कि अगर एलियंस ने हमला किया तो इस संसार को चलाने वाला ईश्वर उन्हें बचाएगा। यही विश्वास उन्हें हिम्मत देगा, उन्हें डर से आजाद करेगा। लेकिन फिर दूसरे लोग भी हैं जो इन रोशनियों को सिर्फ एक खतरा समझ रहे हैं। उनके लिए चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। वो मानते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी होता है वो बस लक या एक इत्तेफाक है। वो मानते हैं कि हम इस दुनिया में अकेले हैं और मदद करने वाला कोई नहीं। अगर हमला हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। यही अकेलापन उनके अंदर डर पैदा करता है। अब तुम्हें तय करना है मैरिल, तुम किसमें यकीन करते हो, लक में या चमत्कार में? मैरिल हल्के से हंसा और अपना एक किस्सा सुनाने लगा। मैं एक बार एक पार्टी में था। एक खूबसूरत लड़की के साथ सोफे पर बैठा था और उसकी नशीली आंखें मुझे ही देख रही थी। मैं उसे किस करने के लिए जैसे ही झुका, मुझे याद आया कि मेरे मुंह में च्युइंगम है। मैं पल भर के लिए मुड़ा, गम निकालकर साइड में रखे कप में फेंकी और जब वापस उसकी तरफ देखा तो वो खुद पर ही उल्टी कर चुकी थी। जैसे ही ये हुआ, मैंने सोचा ये एक चमत्कार था, क्योंकि अगर मैं उसे किस कर रहा होता तो वो घिनौनी याद जिंदगी भर मेरे साथ रहती, एक डर बनकर। शायद मैं उससे कभी उबर ही नहीं पाता। तो हाँ, मैं चमत्कारों में विश्वास करता हूँ और आसमान की वो रोशनियां, वो भी एक चमत्कार है। अब मैरिल ने पूछा, और आप क्या मानते हैं? ग्राहम की आंखों में एक पल के लिए अपनी पत्नी का चेहरा घूम गया। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने तुम्हें कभी कॉलिन के आखिरी शब्द नहीं बताए जो उसने मरने से ठीक पहले कहे थे। उसने कहा था सी। फिर उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गईं और उसने कहा स्विंग अवे, यानी बैट घुमाओ। चमत्कारों पे विश्वास रखने वाले मरते हुए लोगों के आखिरी शब्दों को ईश्वर का कोई संकेत समझते हैं। पर मुझे पता है, जब कोई इंसान मरता है तो उसके दिमाग की नसें आखिरी बार तेजी से एक्टिवेट होती हैं। उस दौरान दिमाग में कई पुरानी यादें अचानक बिना किसी वजह के बिल्कुल रैंडम आ जाती हैं। शायद मरते वक्त कॉलिन के दिमाग में हमारे किसी पुराने बेसबॉल मैच की याद उभर आई और उसी को महसूस करते हुए उसने वो बात कह दी। उन बातों का कोई गहरा मतलब नहीं था। इसलिए मैं कह सकता हूँ मैरिल कि दुनिया में हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिक पहलू है। चमत्कार जैसा यहाँ कुछ नहीं है। हमारे ऊपर कोई ईश्वर नहीं है। हम सब अपने अपने दम पर हैं। ग्राहम की इस बात ने मैरिल का भी सारा विश्वास तोड़कर रख दिया। पूरी रात दोनों भाई खामोशी से सोफे पर ही सोते हुए बच्चों के पास बैठे रहे। अगली सुबह जब ग्राहम की नींद खुली तो उसने देखा मैरिल स्टोर रूम में छुपा टीवी देख रहा था ताकि बच्चों की नजर उस पर ना पड़े। उसने ग्राहम को इशारे से बुलाया और धीमी आवाज में कहा, देखो तो जरा न्यूज में क्या बता रहे हैं। पिछली रात आसमान में जो एलियंस के यूएफओस दिख रहे थे वो अब गायब हैं। अब तक लग रहा था कि शायद एलियंस जा चुके हैं, लेकिन आज सुबह सुबह एक पक्षी उसी आसमान में उड़ता हुआ किसी अदृश्य शील्ड से टकराया और मरकर सीधा नीचे गिर गया। उसका सिर कुचल गया था। ग्राहम ने पूछा, तो इसका मतलब है एलियंस अब भी आसमान में मंडरा रहे हैं? मैरिल ने कहा, वैज्ञानिकों का मानना है कि एलियंस के पास कोई इनविजिबल शील्ड है जिसकी मदद से उन्होंने खुद को छुपा लिया है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अब उनकी संख्या और बढ़ गई है। वो हर जगह है, यहाँ तक कि हमारे ठीक ऊपर भी। एक थ्योरी ये भी है कि जो क्रॉप सर्कल्स एलियंस ने दुनिया भर के खेतों में बनाए हैं वो उनके लिए किसी तरह के निशान या नक्शे की तरह काम करते हैं, जिससे वो रास्ता पहचान सके और अपनी दिशा तय कर सके। मैरिल की बातों ने ग्राहम के दिमाग को सुन कर दिया था। डर ने उसे आगे कुछ भी सुनने या समझने की हालत में नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद वो बच्चों के पास आया। उसने देखा दोनों बच्चे एलियंस पर लिखी एक किताब में पूरी तरह डूबे हुए थे और उन्होंने सिर पर एल्यूमिनियम फॉइल की टोपी पहन रखी थी। किताब के मुताबिक ये टोपी एलियंस को इंसानों का दिमाग पढ़ने से रोकती थी। ग्राहम ने भी वो किताब अपने हाथ में ले ली, इस उम्मीद में कि शायद उसे भी कोई जवाब, कोई बचने का तरीका मिल जाए। किताब के पन्ने पलटते हुए अचानक ग्राहम और बच्चों की नजरें एक तस्वीर पर आकर टिक गईं। उस तस्वीर में हूबहू उनके जैसा ही एक फार्म हाउस था जिसे एक एलियन यूएफओ ने आग के हवाले कर दिया था और घर के सामने एक आदमी और दो बच्चों की लाशें पड़ी थीं। ग्राहम और बच्चे खौफ से उस तस्वीर को घूरते रहे। तभी अचानक टेलीफोन की घंटी ने उस खामोशी को चीर दिया और वे तीनों बुरी तरह चौंक गए। ग्राहम ने वो किताब अपने पास रख ली और फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक कांपती हुई जानी पहचानी आवाज आई जिसने बस इतना कहा, फादर, और फोन कट हो गया। ग्राहम वो आवाज पहचान गया। रे रेडी, वही शख्स जिसकी कार से ग्राहम की पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था।
ग्राहम उसी वक्त रे के घर पहुंचा। उसने खिड़की से अंदर झांका तो देखा सारा घर तहस नहस था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में सब कुछ समेटा हो। रे कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो घर के पीछे गया तो देखा रे अपनी गाड़ी में बैठा था, अपना सारा बोरिया बिस्तर बांधे हुए। उसके शर्ट पर खून लगा था और वो ग्राहम का ही इंतजार कर रहा था। ग्राहम ने उससे पूछा, क्या बात है रे, तुम कहीं जा रहे हो? रे की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज में 6 महीने का दबा हुआ बोझ साफ झलक रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, उस रात मैंने बहुत देर तक काम किया था, थक कर घर लौट रहा था। मैं गाड़ी चलाते हुए कभी नहीं सोता फादर, कभी नहीं। पर उस दिन सड़क पूरी तरह खाली थी, ना आगे कोई गाड़ी ना पीछे। अगर नींद आ भी जाती तो बस गाड़ी सड़क से उतर जाती, थोड़ी चोट लगती बस। लेकिन नींद ठीक उसी पल आई जब आपकी पत्नी सड़क पर चल रही थी और मैं उसके पास से गुजरा। वो बस 10 से 15 सेकंड का एक पल था, पर सब कुछ उसी पल में बदल गया। ऐसा लगा जैसे ये सब पहले से तय था। रे अब सिसक रहा था। उसने आगे कहा, कभी कभी सोचता हूँ अगर दुनिया का अंत आने वाला है तो मुझे नर्क की नसीब होगी, क्योंकि जो आदमी एक पादरी की पत्नी को मार दे उसे स्वर्ग में जगह कहाँ मिलेगी। मुझे पता है मैंने क्या किया है। मैंने आपका विश्वास तोड़ दिया, आपको भगवान पर शक करने पर मजबूर कर दिया। मैं सच में माफी चाहता हूँ आपसे और आपके परिवार से। रे की बातें सुनकर ग्राहम के अंदर का सारा गुस्सा पिघल गया। वो भी रो पड़ा और कहा, मैं तुम्हें पहले ही माफ कर चुका हूँ रे, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? रे ने कहा, झील पर। एलियंस के क्रॉप सर्कल्स अब तक किसी भी पानी वाली जगह के पास नहीं देखे गए हैं। मुझे लगता है एलियंस को पानी पसंद नहीं है, शायद वहां रहना बेहतर होगा। और हाँ फादर, मेरा पेंट्री रूम मत खोलना, उनमें से एक वहां कैद है। ये कहकर रे वहां से चला गया। इसी दौरान घर पर मैरिल अब भी टीवी के सामने बैठा था। उसकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी। टीवी पर एक ऐसी भयावह वीडियो फुटेज चल रही थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये फुटेज ब्राजील में एक बच्चे की बर्थडे पार्टी की थी। वीडियो में बच्चों के गाने और शोर के बीच अचानक गलियारे से एक एलियन गुजरता हुआ दिखाई दिया। उसका लंबा पतला शरीर किसी काले साए जैसा था, अजीब और बेहद डरावना, जैसे किसी बुरे सपने ने हकीकत का रूप ले लिया हो। उसे देखकर मैरिल के रोंगटे खड़े हो गए, उसके हाथ पैर कांपने लगे। इधर ग्राहम हिम्मत जुटाकर रे के पेंट्री रूम के पास पहुंचा। वो जानना चाहता था कि एलियन सच में है या ये सब कोई छलावा है। उसने दरवाजे के नीचे से झांका तो देखा कमरे के अंदर सचमुच एक परछाई थी। अंदर क्या है ये साफ साफ देखने के लिए ग्राहम ने एक चाकू उठाया और उसे शीशे की तरह इस्तेमाल करते हुए नीचे से अंदर की झलक पाने ही वाला था कि अचानक दरवाजे के नीचे से एक भयानक पंजा बाहर आया। ग्राहम बुरी तरह डर गया और खौफ में उसने बिना सोचे समझे चाकू से उस पंजे की 2 उंगलियां काट दी। अंदर से एक दर्दनाक गैर इंसानी चीख गूंजी। ग्राहम बिना पीछे देखे अपनी पूरी ताकत से सीधा अपने घर की ओर भाग आया। जब वो घर पहुंचा तो देखा मैरिल भी बच्चों के साथ एल्यूमिनियम फॉइल की टोपी पहने बैठा था। ग्राहम ने एक गहरी सांस भरी, खुद को संभाला और सीधे अपने बेटे मॉर्गन से पूछा, मॉर्गन, तुम्हारी वो एलियन वाली किताब, उसमें ये लिखा है कि अगर वो दुश्मन निकले तब क्या होगा? मॉर्गन ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, हाँ, किताब में लिखा है कि उनके हमला करने की संभावना ही ज्यादा है। उनका मकसद होगा धरती पर कब्जा करना, पर वो चुपके से इंसानों का सफाया करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास परमाणु हथियार है। अगर हमने उसका इस्तेमाल किया तो ये ग्रह उनके भी किसी काम का नहीं रहेगा। ग्राहम गौर से सब सुन रहा था। वो बच्चों और मैरिल के पास आया और उन्हें बताया कि रे के घर पर उसका सामना एक एलियन से हुआ था और उसने उसे जख्मी कर दिया है और अब उसे पूरा यकीन था कि वो एलियन बदला लेने जरूर आएगा। ग्राहम ने आगे कहा, रेडी की थ्योरी कहती है कि एलियंस को पानी वाली जगह पसंद नहीं है। अब हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम झील की तरफ भागें या इसी घर के अंदर छुपकर रहें। फैसला वोटिंग से होना था। किसी को भी रे की अधूरी थ्योरी पर भरोसा नहीं था, इसलिए तय हुआ कि वे सब घर पर ही रहेंगे। और फिर शुरू हुई तैयारी उस रात के लिए जो शायद उनकी आखिरी रात होने वाली थी। ग्राहम और मैरिल ने घर को एक किले में बदलना शुरू कर दिया। वे हर खिड़की दरवाजे पर लकड़ी का तख्ता ठोककर उन्हें मजबूती से बंद करने लगे। इसी बीच मॉर्गन ने उन्हें टीवी के पास बुलाया। टीवी पर जो खबर चल रही थी उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। आसमान में चमकती एलियन यूएफओज की संख्या अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी। बताया जा रहा था कि हाल ही में 274 शहरों के ऊपर वो रोशनियां देखी जा रही हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। ये यूएफओज ठीक उन्हीं जगहों के आसपास मंडरा रहे हैं जहां क्रॉप सर्कल्स मिले हैं। यानी मैरिल की थ्योरी सही साबित हुई। एलियंस उन क्रॉप सर्कल्स को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। न्यूज एंकर कांपती हुई आवाज में बता रहा था कि ये एक सोची समझी युद्ध की रणनीति है। पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। मंदिर, मस्जिद और चर्च
हर जगह करोड़ों लोगों की भीड़ अपनी सलामती की दुआ कर रही है। यहाँ तक कि दुनिया भर की सरकारें भी अब भगवान भरोसे ही है। ये खबर देखकर मॉर्गन और बो बुरी तरह डर गए। दोनों ने उम्मीद भरी नजरों से अपने पिता की ओर देखा, लेकिन ग्राहम का चेहरा तो पहले से ही खौफ से सफेद पड़ चुका था। वो बिना एक शब्द कहे उठा और बचे हुए खिड़की दरवाजे सील करने चला गया। इस दौरान मेरिल ने बच्चों का हौसला बढ़ाया, कहा कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा। मॉर्गन की नजरों में अपने पिता के लिए अब बस निराशा थी। उसने धीमी आवाज में मेरिल से कहा, अंकल मेरिल, काश आप हमारे पिता होते। लेकिन मेरिल ने उसे चुप करा दिया। रात हो चुकी थी और ग्राहम ने इसे अपनी आखिरी रात मान लिया था। कोई विश्वास, कोई उम्मीद नहीं, बस एक गहरा डर जो उसके अंदर घर कर गया था। उस रात उसने सभी के लिए उनका मनपसंद खाना बनाया, जैसे कोई आखिरी रस्म पूरी कर रहा हो। सभी डिनर टेबल पर खामोश बैठे थे। ग्राहम ने उन्हें खाना शुरू करने को कहा, पर मॉर्गन ने मासूमियत से पूछा, डैड, पहले हमें प्रेयर करनी चाहिए है ना? यह सुनते ही ग्राहम के अंदर का सारा दर्द, सारा गुस्सा फूट पड़ा। वो चिल्लाया, चुपचाप खाना खाओ, मैं अपनी जिंदगी का एक और सेकंड प्रार्थना में बर्बाद नहीं करूंगा। ग्राहम का ये रूप देख बच्चे सहम गए और रोने लगे। उनके गले से एक निवाला भी नीचे नहीं उतर रहा था। ग्राहम जैसे अपना होश खो बैठा था। वो बच्चों पर चिल्लाते हुए पागलों की तरह सारा खाना खुद ही खाने लगा और फिर सिसक सिसक कर रो पड़ा। पूरा परिवार एक दूसरे से लिपट कर उस रात अंधेरे में अपने डर को बांटने लगा। तभी उन्हें बेबी मॉनिटर पर फिर वही क्लिक क्लिक की आवाज सुनाई दी, यानी कि ये संकेत था कि एलियंस आसपास ही मौजूद हैं। डर ने उनके आंसुओं को सुखा दिया। ग्राहम और मेरिल फौरन उठे और बचे हुए खिड़की दरवाजों को सील करने लगे। काम खत्म होने के बाद वे सब एक दूसरे का सहारा बने हॉल में आ गए। तभी बाहर से उनके कुत्ते के पागलों की तरह भौंकने की आवाज आई। उन्हें एहसास हुआ कि वो उसे अंदर लाना ही भूल गए थे। कुछ देर तक वो भौंकता रहा और फिर एक दर्दनाक मिमियाने की आवाज के साथ सब कुछ खामोश हो गया। साफ पता चल रहा था कि किसी ने डॉग को मौत के घाट उतार दिया है। इतने में ही घर के बाहर चारों ओर से कदमों की आहटें सुनाई देने लगी। खिड़की के झरोकों से लंबी लंबी परछाइयां गुजर रही थी। अगले ही पल ऊपर छत से कांच टूटने की तेज आवाज आई। ग्राहम और मेरिल समझ गए, एलियंस घर के अंदर घुस आए हैं। वे फौरन बच्चों को लेकर बेसमेंट की तरफ भागे। जाते जाते मॉर्गन ने दरवाजे के नीचे से अंदर आते एक भयानक हाथ को देखा। ग्राहम भले ही डरा हुआ था, पर बच्चों की सुरक्षा के लिए वो जमीन आसमान एक कर सकता था। सभी को बेसमेंट के अंदर लेकर उसने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से सटकर खड़ा हो गया। इतने में ही बाहर से कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। ग्राहम ने पूरी ताकत से दरवाजे को धकेला और मेरिल से दरवाजे को जाम करने के लिए कोई टूल ढूंढने को कहा। ग्राहम से अब दरवाजा अकेले संभाला नहीं जा रहा था। उसने हांफते हुए मेरिल को आवाज दी। तभी मेरिल को एक कुदाल मिल गई। वो जल्दबाजी में उसे लेकर मुड़ा ही था कि कुदाल ऊपर लटक रहे अकेले लाइट बल्ब से जा टकराई। कांच टूटने की आवाज के साथ बेसमेंट में घना अंधेरा छा गया, पर मेरिल रुका नहीं। वो अंधेरे में ही दरवाजे की तरफ भागा। कुछ देर तक बाहर के दरवाजे पर वार होते रहे और फिर आवाज धीमी हो गई। मॉर्गन ने टॉर्च जलाई। रोशनी में उन्होंने देखा ग्राहम ने कुदाल को दरवाजे के नॉब से टिकाकर उसे जाम कर दिया था। बाहर से दरवाजा पीटने की आवाज बंद हो गई थी। लगा जैसे खतरा टल गया है। मेरिल ने टॉर्च की रोशनी में बेसमेंट के कबाड़ में कुछ ढूंढना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक पुराने रेडियो पर पड़ी। उसने उसे ऑन किया, लेकिन सिर्फ सन्नाटे की आवाज आई। कोई सिग्नल नहीं, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं। उन्हें समझ आ गया, इंसानों और एलियंस की जंग शुरू हो चुकी थी और शायद इसीलिए कोई टीवी या रेडियो सिग्नल काम नहीं कर रहा। उस अंधेरे बेसमेंट में वे सब बस एक ही उम्मीद कर रहे थे कि इंसानों की जीत हो। तभी दरवाजे के बाहर से फिर आवाजें आने लगी, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। इस बार वो दरवाजा तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि जानबूझकर जोर जोर से फर्श पर पैर पटक रहे थे। ग्राहम ने धीमी आवाज में पूछा, आखिर वो करना क्या चाहते हैं? मेरिल ने अंदाजा लगाया, शायद वो हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं कि हम डरें। लेकिन ग्राहम की आंखों में एक नई समझ थी। उसने कहा, नहीं, ये ध्यान भटकाने की कोशिश है। वो अंदर आने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। तभी ग्राहम को याद आया, इस बेसमेंट में पहले कोयला रखा जाता था और ऊपर से कोयला डालने के लिए एक पुरानी भूली हुई सुरंग थी। ग्राहम और मेरिल अंधेरे में ही उस सुरंग का मुहाना ढूंढने लगे। टॉर्च की कांपती हुई रोशनी दीवारों पर दौड़ रही थी, जबकि डरे सहमे मॉर्गन और बो कोने से चिपके खड़े थे। आखिरकार उन्हें वो मुहाना मिल गया। मॉर्गन ठीक उसी के पास खड़ा था, एक छोटा सा रास्ता जो ऊपर की तरफ जाता था और जिसे एक पुरानी जंग लगी लोहे की जाली से बंद किया गया था। तभी अचानक उन्होंने गौर किया, एक एलियन का हाथ अंदर था।
लोहे की जाली का रंग लिए हुए वो छुपा था किसी गिरगिट की तरह। अगले ही पल उसने मॉर्गन का चेहरा दबोच लिया। ग्राहम और मैरिल फौरन मॉर्गन को बचाने भागे। उन्होंने किसी तरह मॉर्गन को उस भयानक पंजे से छुड़ाया और मैरिल ने पास पड़ी बोरियों और लोहे के सामान से उस मुहाने को ढक दिया। वे बाल बाल बच तो गए, पर इस खौफनाक हादसे ने मॉर्गन को इतना डरा दिया कि उसे अस्थमा का अटैक आ गया। वो हांफने लगा, सांस लेने की कोशिश में तड़पने लगा। बदकिस्मती से उसकी दवाई भी ऊपर ही रह गई थी। ग्राहम उसे अपनी गोद में लिए बैठा हौसला दे रहा था और अंदर ही अंदर उस ईश्वर को कोस रहा था जिसने पहले उसकी पत्नी छीन ली और अब उसका बेटा भी। अपने बेटे को तड़पते देख ग्राहम उसे हौसला देते देते ही सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो बेसमेंट में रेडियो की आवाज गूंज रही थी। सिग्नल वापस आ गया था। कुछ लोग अपनी आंखों देखी घटना बयान कर रहे थे। एक आदमी कांपती हुई आवाज में कह रहा था, सब सोचते हैं कि एलियंस धरती पर कब्जा करने आए थे, मगर ऐसा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने मेरे दोस्त के परिवार को किसी तरह की जहरीली गैस सुंघाई और उन्हें खींचकर अपने साथ ले गए। कोई यकीन नहीं कर रहा, लेकिन ये एलियंस की एक रेड थी। वो हमारी धरती के लिए नहीं, हम इंसानों के लिए आए थे, हमें पकड़ने, हमारा इस्तेमाल करने। जैसे कोई किसान फसल उगाता है और फिर उसे काटता है, बिल्कुल वैसे ही एलियंस यहाँ हार्वेस्टिंग के लिए आए थे और बहुत से लोगों को अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर ग्राहम ने मैरिल से पूछा, तो इसका मतलब एलियंस जा चुके हैं? मैरिल ने जवाब दिया, न्यूज तो यही कह रही है। ये भी बता रहे हैं कि उनके पास कोई जहरीली गैस थी जिससे उन्होंने कई लोगों को मार दिया, लेकिन खुशकिस्मती से अब वो जा रहे हैं। ग्राहम ने पूछा, लेकिन वो जा क्यों रहे हैं? मैरिल ने एक उम्मीद भरी आवाज में कहा, शायद मिलिट्री को उनकी कोई कमजोरी पता चल गई होगी। आखिर हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी तो होती ही है। ये सुनकर ग्राहम को एक पल की राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मॉर्गन पर पड़ी। उसकी हालत अब भी खराब थी। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और दवाई की सख्त जरूरत थी। बाहर खतरा होने का डर अब भी था और वे बाहर जाने से हिचकिचा रहे थे। तभी ग्राहम ने मॉर्गन की जेब में रखा बेबी मॉनिटर देखा। उसने उसे ऑन किया। बाहर से कोई आवाज नहीं आई। इस खामोशी ने उनकी हिम्मत बढ़ा दी। वे मॉर्गन और बो को लेकर बाहर आए। पूरा घर तहस नहस था, लेकिन बाहर की खामोशी बता रही थी कि तूफान गुजर चुका है। ग्राहम ने मॉर्गन को सोफे पर लिटाया और मैरिल फौरन उसकी दवाई ढूंढने लगा। तभी बो ने मासूमियत से कहा, डैड, टीवी पर लोग डांस कर रहे हैं, एलियंस चले गए। शायद ये देखकर मॉर्गन को कुछ अच्छा लगे। यही सोचकर ग्राहम स्टोर रूम से टीवी बाहर ले आया। उसने टीवी को मॉर्गन के सामने रखा और जैसे ही उसे ऑन करने के लिए झुका, टीवी की अंधेरी स्क्रीन पर उसे एक रिफ्लेक्शन दिखा। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई। उसके ठीक पीछे एक एलियन मॉर्गन को दबोचे खड़ा था और उसकी 2 उंगलियां कटी हुई थी। ये वही एलियन था, रे के घर वाला, जो अब अपना बदला लेने लौटा था। ठीक तभी मैरिल दवाई लेकर वहां पहुंचा। अपने भतीजे को मौत के चंगुल में देख वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि ग्राहम ने उसे रोक लिया। एलियन का नुकीला पंजा मॉर्गन को जकड़े हुए था। एक जरा सी हरकत और सब कुछ खत्म हो जाता। उसी पल एलियन के हाथ से एक जहरीला डंक जैसा कांटा बाहर निकला। मौत अब बस एक सांस दूर थी। ग्राहम की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे मॉर्गन की जिंदगी उसके हाथों से फिसल रही है और तभी उसके जहन में अपनी पत्नी कॉलिन के आखिरी शब्द गूंजे, वो शब्द जो उसे अब तक बेमतलब लगते थे। ग्राहम देखो, और मैरिल से कहना स्विंग अवे, पूरी ताकत से वार करना। एक पल में ग्राहम को सब कुछ साफ हो गया। उसकी पत्नी के वो शब्द बेमतलब नहीं थे, वो एक संकेत थे, एक साइन। उसकी नजरें घूमी और दीवार पर टंगे मैरिल के पुराने बेसबॉल बैट पर जाकर टिक गई। वो मैरिल की तरफ देखकर चीखा, स्विंग अवे मैरिल, स्विंग अवे। मैरिल ने एक पल भी नहीं गवाया। जैसे ही एलियन ने मॉर्गन पर अपनी जहरीली गैस छोड़ी, मैरिल ने पूरी ताकत से बैट घुमाया और एलियन की पीठ पर दे मारा। इस जोरदार वार से एलियन ने मॉर्गन को छोड़ दिया और गुस्से से मैरिल की तरफ पलटा। मैरिल ने बिना कुछ सोचे पूरी ताकत से बैट घुमाया और एलियन की धुनाई करने लगा। उसके हर एक वार में डर, गुस्सा और परिवार को बचाने की ताकत थी। एलियन लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और एक टेबल से टकराया जहां बो के छोड़े हुए पानी के गिलास रखे थे। गिलास गिरा और पानी सीधे एलियन पर छलक गया। जैसे ही पानी ने उसके शरीर को छुआ, वो ऐसे चीखा जैसे किसी ने उस पर तेजाब फेंक दिया हो। उसकी त्वचा जलने लगी। उसी पल ग्राहम की आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया। बो की वो अजीब आदत जो उसे हमेशा एक परेशानी लगती थी, आज वही उनकी जान बचाने वाली थी। हर गिलास अब एक हथियार था। ग्राहम बच्चों को लेकर बाहर निकल आया और मैरिल ने एलियन पर पानी के गिलास फोड़ते हुए हमला शुरू किया। हर वार के साथ एलियन जलने लगा। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थी।
अंत में मेरिल ने उस पर आखिरी जोरदार वार किया, जिससे एलियन फिर एक टेबल से टकराया जहां 3 गिलास पानी रखे थे। सारा पानी एलियन के ऊपर गिरा और अब उसकी पीड़ा असहनीय हो गई। एलियन तड़पता हुआ वहीं गिर पड़ा और मर गया। मेरिल राहत की सांस लेता हुआ जब बाहर आया तो सामने का मंजर देख उसकी सांसें अटक गईं। ग्राहम मॉर्गन को अपनी गोद में लिए बैठा था, ईश्वर का नाम जप रहा था। एलियंस ने मॉर्गन पर जहरीली गैस स्प्रे की थी, इसलिए मेरिल ने मान लिया कि मॉर्गन अब नहीं रहा। लेकिन तभी ग्राहम ने कहा, मैं गलत था मेरिल, इस दुनिया में कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। यहाँ कोई भी चीज किस्मत के भरोसे नहीं चल रही, बल्कि चीजें अच्छी हो या बुरी, हर चीज के पीछे एक वजह है। जब एलियन ने पॉइजन गैस स्प्रे की तो मॉर्गन को फिर अस्थमा अटैक आ गया था, जिस वजह से वो सांस नहीं ले पाया और गैस उसके फेफड़ों तक नहीं पहुंच पाई। मॉर्गन की बीमारी ने ही आज उसकी जान बचा ली। इस एक पल ने ग्राहम के टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ दिया। उसे यकीन हो गया कि कोई है जो हर पल हमें देख रहा है, जो इस संसार को चला रहा है। जिंदगी में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, बेवजह नहीं होती। वो एक संकेत है, एक साइन जो हमें हमारे अंजाम तक ले जाने के लिए तय की जाती है। इसलिए हमें हर अच्छी और बुरी परिस्थिति को स्वीकार करके बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही था इस फिल्म का संदेश। इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही सोलफुल फिल्मों की कहानियां देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।